हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में जो है हमने प्लस आर इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। अब जो है माइनस आर या माइनस एन इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट के बारे में हमने क्या बताया था कि यदि कोई ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड की ओर डोनेट करे तो बोलेंगे उस ग्रुप में प्लस आर इफेक्ट है। अब इसी का उल्टा कर दें कि यदि कोई ग्रुप डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विथड्रॉ कर ले, खींच ले, तो बोलेंगे उस ग्रुप में माइनस आर इफेक्ट है या फिर माइनस एम इफेक्ट है। प्लस आर इफेक्ट जिस ग्रुप में होता था वैसे ग्रुप्स को बोला जाता था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, क्योंकि वे सभी इलेक्ट्रॉन दे रहे थे। तो वैसे ग्रुप में नॉन पेयर होता था या नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ हमने जो है बोल रहा है कि इस टाइप के ग्रुप जो है डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेते हैं, खींच लेते हैं, इसलिए इस टाइप के ग्रुप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इस टाइप के ग्रुप्स में या तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा ऐसा एटम पे लगा हुआ, या फिर बेस्ट तरीका है कि उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ऐसा डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा इस टाइप का। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा फिक्स्ड है या नेगेटिव चार्ज, और यदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा या फिर पॉजिटिव चार्ज। तो जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखना है, कैसे देखना है? तो उस एटम के लिए देखना है जो एटम डायरेक्ट कंजुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जैसे नाइट्रोजन कंजुगेटेड सिस्टम से जुड़ेगा तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन इधर डबल बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ है। वैसे यहाँ कार्बन कंजुगेटेड सिस्टम से जुड़ेगा तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो जो एटम डायरेक्ट कंजुगेटेड सिस्टम मतलब बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है उस पर देखना है कि यदि उस पर लोन पेयर है तो वह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और यदि वह डबल या ट्रिपल बॉन्ड या फिर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वह होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ जो है नाइट्रोबेंजीन का हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। नाइट्रोबेंजीन ऐसा पहले से ही कुछ एटम पर चार्ज दिया हुआ है। जनरली नाइट्रोबेंजीन को हम लोग सिंपली लिखते हैं ऐसा है बेंजीन और यहाँ NO2, मतलब NO2 पर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। यहाँ भी सेम चीज है कि नाइट्रोजन पर प्लस ऑक्सीजन पे माइनस, तो यहाँ भी ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। चार्ज क्यों है? तो ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, वैलेंस शेल के बराबर है इसमें कोई चार्ज नहीं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन गिने 1 2 3 4, अपना इलेक्ट्रॉन 5, यहाँ 4, एक कम इसलिए एक आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन का गिने 1 2 3 4 5 6 7, अपना 6 और यहाँ 7, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया इसलिए इस पर एक आ गया नेगेटिव चार्ज। अब जो है नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इस पर प्लस चार्ज है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब कि इलेक्ट्रॉन लेने वाला एटम, ऊपर से प्लस चार्ज आ गया है, इसका मतलब हुआ कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी ज्यादा इंक्रीज कर गया। तो नाइट्रोजन क्या कहेगा कि बेंजीन में जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ना इसको विथड्रॉ कर लेगा। तो ये पूरा ग्रुप क्या किया कि डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किया, इसलिए इस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। पूरा NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। यदि ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ जैसा है वैसा ही रह जाएगा और यहाँ भी कुछ ऐसा ही रहेगा। अब इस नाइट्रोजन की बात करें हम लोग, बेंजीन में तो ऐसा डबल बॉन्ड, तो नाइट्रोजन की बात करें तो इसका बॉन्ड गिनते हैं 1 2 3 4 5। तो 5 है मतलब कि वैलेंस शेल में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना बॉन्ड बना रहा है तो कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन नाइट्रोजन के अगल बगल बॉन्ड 5 जरूर है, तो एक बॉन्ड में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 बॉन्ड में इस तरह से हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 से ज्यादा। और नाइट्रोजन चूंकि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और सेकेंड पीरियड एलिमेंट का वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि यह स्ट्रक्चर सही नहीं है। तो क्या करना होगा कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड बना हुआ है ना, तो यहाँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो क्या करेगा कि पाई इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर देगा, मतलब यहाँ अब रहेगा सिंगल बॉन्ड ऐसा, 3 लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, तो नाइट्रोजन का भी चार्ज नहीं बचा 1 2 3 4, जैसा यहाँ था 1 2 3 4, तो पॉजिटिव चार्ज बरकरार रहेगा और बेंजीन रिंग के अंदर जैसा था ऐसा। हमने क्या बताया अभी कि बेंजीन रिंग में प्रत्येक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, तो भैया हाइड्रोजन तो यहाँ भी होगा ऐसा। अब इस कार्बन का बॉन्ड देते हैं 1 2 3 4, यहाँ की नहीं 1 2 3, कम हो गया ना इसलिए आ जाएगा पॉजिटिव। अब जो है इस इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन, पाई बॉन्ड को यहाँ कर दें तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया
तो पॉजिटिव। याद रहे कि चार्ज जो है किसी एक पर्टिकुलर एटम पे होता है, उसको उसी एटम पे ही दिखाना है। ऊपर में जैसे है वैसा ही रहेगा, इधर कोई चेंजिंग नहीं आएगा। फिर अगली बार देखें तो इस पाइप को यहाँ कर दें तो डबल बॉन्ड इसे आ जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ ऊपर में जैसे है वैसा ही रहेगा, नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव। फिर अगला बार उसको पहले कैसे मार सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वापस में ई को करते हैं और इस बार इस दो इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ कर देते हैं। तो यह स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन रहा है। इस बार इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ऑप्शन पर बचेगा दोनों के, यहाँ पहले के जैसा नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो बने, ऑल दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ऑल दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ऐसा अब बात करें हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड की। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो है सबको मिला करके बनाना है। तो स्ट्रक्चर 1 और 5 को हम लोग देखें तो नाइट्रोजन और बेंजीन का कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, बाकी सब में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो यहाँ हम लोग पार्शियल डबल बॉन्ड दे सकते हैं ऐसा, इस तरह से। स्ट्रक्चर 1 में देखें तो लेफ्ट साइड वाला ऑप्शन की तरफ है डबल बॉन्ड, और स्ट्रक्चर 5 में देखें तो राइट साइड वाला की तरफ, मतलब यही डबल बॉन्ड कभी लेफ्ट कभी राइट। तो पार्शियल हम लोग इधर दे देंगे और पार्शियल इधर दे देंगे ऐसा। स्ट्रक्चर 1 को देखें तो नेगेटिव चार्ज राइट साइड वाला ऑक्सीजन पर है और स्ट्रक्चर 5 में लेफ्ट वाला है, तो पार्शियल नेगेटिव यहाँ, पार्शियल नेगेटिव यहाँ। और इस सारे स्ट्रक्चर्स में देखें हम लोग तो नाइट्रोजन पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, ई कभी हटा नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन पर यहाँ भी कंप्लीट पॉजिटिव। बेंजीन में तो पाई इलेक्ट्रॉन घूम ही रहा है, तो बेंजीन में ऐसा पाई का भी इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। चार्ज की बात करें तो 1 और 5 में बेंजीन पर कोई चार्ज नहीं, और बाकी सब में जो है सो बेंजीन पे पॉजिटिव, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। या फिर जो पॉजिटिव चार्ज है ऑर्थो पे है, पारा पर है, ऑर्थो पे है, इसको लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऑर्थो पे पार्शियल पॉजिटिव, पारा पे पार्शियल पॉजिटिव, और फिर ऑर्थो पे पारा पॉजिटिव। तो ये वाले जो है हाइब्रिड किसका, नाइट्रोबेंजीन का। यहाँ हमने क्या देखा ना कि जो NO2 ग्रुप लगा हुआ था, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लिया तो बेंजीन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। जाहिर सी बात है कि यदि कोई किसी का इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने से पॉजिटिव चार्ज आता है। इसके पहले जो हमने फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताया था, उसमें फिनॉल में बेंजीन रिंग पे आ रहा था नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वहां जो OH ग्रुप था ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे रहा था, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहा था, इसलिए उस पर माइनस। यहाँ NO2 बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इससे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो डिपेंड करता है कि बेंजीन में कैसा ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके आधार पे जो है हम लोग डिस्कशन करते हैं कि यदि बेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वह इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ देगा, और यदि बेंजीन रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो फिर बेंजीन का इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। कैसे पहचानेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप को? तो अभी बताया हमने कि यदि जो एटम डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाएगा, और यदि जो एटम बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है वो फिर आगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो वैसे ग्रुप को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलेंगे, और वह जो है बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेगा। तो जैसे हमने नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, वैसे ही जो है आप लोग बना सकते हो ऐसा साइनोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसा बेंजोल्डिहाइड का बना सकते हो, ऐसा बेंजोइक एसिड का बना सकते हो, ऐसे करके अपने से जो डिस्कशन करना है। तो अभी इस रेजोनेंस इफेक्ट में जो है ना प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट हमने बताया, दोनों में एक एग्जाम्पल दिया। यदि इसको आप लोग बार बार देखो वीडियो को, कंसेप्ट को समझो, फिर भी परेशानी हो तो कॉलेज का वेबसाइट पे जो हमने नोट्स अपलोड करके रखा है रेजोनेंस के बारे में, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, उस नोट्स को आप लोग देखो और जितने भी एग्जांपल्स दिए गए हैं सबको कॉपी में लिख करके जो है प्रैक्टिस करो, क्योंकि रेजोनेंस जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका जो है इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस इसका क्या है कि रेजोनेंस जो है ना स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, कि जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज्यादा बनेगा वह उतना अधिक स्टेबल होगा, जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम बनेगा वो कम स्टेबल होगा। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनने से स्टेबिलिटी ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि उसका रिएक्टिविटी कम हो जाएगा, जो ज्यादा स्टेबल वो कम रिएक्टिव और जो कम स्टेबल वो ज्यादा रिएक्टिव। और दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि रेजोनेंस से जो है बॉन्ड लेंथ भी प्रभावित होता है। कैसे बॉन्ड लेंथ प्रभावित होता है, इसको एरोमेटिसिटी में हमने डिस्कस करके रखा था थोड़ा सा,
कैसे होगा? तो सपोज बेंजीन रिंग ही लेकर के चले हम, ऐसा बेंजीन रिंग लेके चले, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है, फिर इसका स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे भी बनाते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर। यहाँ क्या देख रहे हैं, कार्बन कार्बन के जो डबल बॉन्ड है, तो इसका लंबाई होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल है 1.54 एंगस्ट्रॉम। अब क्या हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी जो डबल बॉन्ड है ऐसा, वो यहाँ हो गया सिंगल, और जो यहाँ सिंगल है वो हो गया डबल, मतलब अब इसका लंबाई 1.34 और इसका लंबाई 1.5। मतलब बेंजीन रिंग में जो है ना, कोई भी बॉन्ड ना तो प्योर सिंगल बॉन्ड है ना ही प्योर डबल बॉन्ड है। वही तो बताया कि यहाँ जो डबल है वो सिंगल और यहाँ जो सिंगल है वही डबल। तो हम लोग करते क्या है कि बेंजीन का एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि दोनों में से एक इसका एक्यूरेट स्ट्रक्चर नहीं है, तो जो फाइनल स्ट्रक्चर बेंजीन का बनाया जाता है उसमें ऐसे करके जो है हम लोग बीच में सर्कल कर देते हैं, गोल कर दिया जाता है बीच में। तो ये गोल वाला क्या बता रहा है ना कि बेंजीन के अंदर जो ऐसा 3 पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड की तो इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो वह 6 पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज कर रहा है, मतलब पूरे रिंग में घूम रहा है, इसके बीच में सर्कल, मतलब जो सर्कुलेशन हो रहा है इस 6 पाई इलेक्ट्रॉन का बेंजीन रिंग के अंदर। और अब यदि बॉन्ड लेंथ की बात करें तो इस दोनों बॉन्ड का लंबाई इक्वल हो जाता है 1.39 ऐसा। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, दोनों के इंटरमीडिएट रेंज का है, क्योंकि प्योर सिंगल आता तो इतना होता, प्योर डबल आता तो इतना, ये सिंगल और डबल के बीच में है, इसलिए बॉन्ड लेंथ भी दोनों का बीच में आ जाएगा, दोनों का एवरेज नहीं होगा बल्कि दोनों का बीच में आ जाएगा उसका बॉन्ड लेंथ। इसलिए जब बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं तो कोशिश करना है कि 6 का 6 बॉन्ड इसका बराबर हो, इस तरह से। जनरली लोग बनाता है तो ऐसा बेंजीन बनाता है, लंबा बेंजीन ऐसा। अरे ये तो देखने से लग रहा है ना कि इस बॉन्ड और इस बॉन्ड को कंपेयर करें इससे 2 गुना ही है, बहुत ज्यादा गलत स्ट्रक्चर है बेंजीन का। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते समय ध्यान में रखना है कि इसका 6 बॉन्ड जो है आपस में लगभग बराबर बने, तब जो है सही हो। ऐसे रेजोनेंस था, आप लोग जो है जरूर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो इसको, और बताएं कि जो नोट्स कॉलेज का वेबसाइट पे अपलोडेड है उसको देखो, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, उसके बाद जो है आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा यदि वीडियो को बार बार देखोगे और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करोगे। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में अब लास्ट जो है हम लोग का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, बेकर नाथन इफेक्ट, या इसी को नो बॉन्ड रेजोनेंस बोला जाता है। बेकर नाथन जो है नाम है साइंटिस्ट का। इसके पहले जो 3 इफेक्ट हमने देखा, आई इफेक्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ई इफेक्ट मतलब शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, आर इफेक्ट मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता था, वैसे ही हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। अच्छा ये बात याद रखना कि यदि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो तो इसी को हम लोग हाइपर कंजुगेशन बोलेंगे या बेकर नाथन इफेक्ट बोलेंगे। अब एक कंपाउंड में तो बहुत सारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कौन सा सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा? तो उसमें से जो अल्फा CH सिग्मा बॉन्ड होता है, अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड होगा उसी सिग्मा बॉन्ड का जो है उसमें डीलोकलाइजेशन होता है। किसमें? हाइपर कंजुगेशन में। जैसे इसको एग्जांपल से हम लोग कंसीडर करें प्रोपीन, तो प्रोपीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इतना जो है फंक्शनल ग्रुप का पार्ट हुआ, तो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सब सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड AB सिग्मा बॉन्ड AB सिग्मा ऐसा। तो यही अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड है इसी का डीलोकलाइजेशन होता है। तो कैसे डीलोकलाइजेशन दिखाते हैं? तो इस बॉन्ड को यहाँ कर दिया जाए और ये बगल में जो पाई बॉन्ड है इसको उठा करके हम लोग इस कार्बन को दे दें, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। ऊपर में जो हाइड्रोजन है ना एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब यह बॉन्ड हटा दिए हैं तो हाइड्रोजन बिना बॉन्ड का हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वह इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ उसका वो भी इलेक्ट्रॉन हट गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो आ जाएगा पॉजिटिव। और इस कार्बन का भी देखिए तो 1 2 3 4 बॉन्ड है, यहाँ 1 2 3 4 5 एक बढ़ गया इसलिए नेगेटिव। अब यहाँ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन में तो 3 सिग्मा था, 1 2 3, अभी हमने एक का डीलोकलाइजेशन दिखाया, वैसे ही इसका दिखा सकते हैं और वैसे ही इसका दिखा सकते हैं।
मतलब अगला स्ट्रक्चर जब इसका हम लोग बनाएंगे तो कुछ ऐसा बना सकते हैं। इस बार इधर वाला हाइड्रोजन को डिलोकलाइज करना ऐसा, तो ऊपर नीचे जो है सो बॉन्ड बचेगा, इधर जैसे है वैसे ही रह जाएगा, और एक लास्ट जो है इस हाइड्रोजन यहाँ बिना बॉन्ड का हाइड्रोजन हो जाएगा CH और यहाँ CH इस तरह से। तो ये हुआ स्ट्रक्चर नंबर 1, 2, 3 और ये हुआ स्ट्रक्चर नंबर 4। इसमें कोई हाइब्रिड नहीं बनता है, जैसे रेजोनेंस में हाइब्रिड बनता था, इसमें कोई हाइब्रिड नहीं बनता है, और स्टार्टिंग वाला को हम लोग हाइब्रिड मान करके चलते हैं। अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन में यहाँ 1, 2, 3 हाइड्रोजन, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन 3 है, तो इसका स्ट्रक्चर टोटल हम लोग बोलेंगे 4, और ये सब क्या कहलाएगा? हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। जैसे रेजोनेंस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते थे, वैसे ही हाइपर कंजुगेशन क्या बनता है? हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। कितना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा? तो जितना अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उससे एक अधिक। यहाँ जो है 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो स्ट्रक्चर 4 बना, एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर रहता है, बाकी जितना अल्फा हाइड्रोजन रहता है उसका डिलोकलाइजेशन। अब इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होना चाहिए, आइदर सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन, इट डजंट मैटर, बस यदि इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो तो सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज करेगा, और एनर्जी डिक्रीज करने से उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करता था, हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा। अब चूंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करता है, इसलिए दोनों स्टेबिलिटी को ही मेजर करता है कि जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने या फिर जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बने, उतना अधिक डिलोकलाइजेशन होगा और उस मॉलिक्यूल या आयन का स्टेबिलिटी फिर उतना ही ज्यादा होगा। जनरली अल्कीन वगैरह में जो है हाइपर कंजुगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये सब जो स्ट्रक्चर बना है, इधर स्ट्रक्चर 2 और 3 को फोकस करें यदि हम लोग, तो बिना बॉन्ड का है यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, बॉन्ड नहीं है, इसमें यहाँ से बॉन्ड हट गया, इसमें यहाँ से बॉन्ड हट गया, तो बिना बॉन्ड का जो है इसमें इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसको लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, माने बिना बॉन्ड का रेजोनेंस, बिना बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज किया। ऐसा अल्कीन की स्टेबिलिटी को ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे एग्जाम में आता है 2 अल्कीन दिया हुआ है, ऐसा CH3 CH CH CH3, दिस इज 2 ब्यूटीन, और एक और दिया हुआ है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज 1 ब्यूटीन। पूछा जाता है कि दोनों अल्कीन में ज्यादा स्टेबल कौन है, 2 ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल है या फिर 1 ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल है? कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन को हम लोग कंसीडर करते हैं, ये यहाँ से यहाँ हुआ फंक्शनल ग्रुप, इसमें यहाँ से यहाँ फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा और उसके बगल वाले को बीटा, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, बगल वाला अल्फा। अच्छा, ये भी तो बगल में है, तो ये भी अल्फा। 30 अल्फा कार्बन में 3 हाइड्रोजन, ये भी अल्फा कार्बन में 3 हाइड्रोजन, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखें तो अल्फा कार्बन में 2 ही हाइड्रोजन, 2 अल्फा। बीटा से मतलब नहीं है, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन जो है इसमें डिलोकलाइज नहीं करता है हाइपर कंजुगेशन में, इसमें केवल अल्फा कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करता है, इसलिए उसी को लेंगे। अब अभी हमने क्या बताया कि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन का संख्या उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, मतलब उतना ही ज्यादा सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन, और जितना ज्यादा डिलोकलाइजेशन उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन ज्यादा होगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा इसके तुलना में, इसलिए यह 2 ब्यूटीन जो है 1 ब्यूटीन के तुलना में ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल, एंड 1 ब्यूटीन इज लेस स्टेबल। तो अल्कीन के स्टेबिलिटी के बारे में कभी भी डिस्कशन किया जाए तो डायरेक्ट आप अल्फा हाइड्रोजन को देखो कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का संख्या अधिक होगा वो अल्कीन जो है सो ज्यादा स्टेबल होगा। इस सब का हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग कि इसमें टोटल 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, एक स्टार्टिंग, तो टोटल इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा 7, इसमें 2 है और एक शुरू वाला, तो इसमें टोटल बनेगा 3। जैसे यहाँ बताया कि एक एक्स्ट्रा बनता है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 4 बना, वैसे यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो 7 बनेगा, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 बनेगा। तो जैसे अभी हमने इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना करके बताया प्रोटीन का, वैसे ही आप लोग 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन का हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे।
तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हम लोग का कंप्लीट हुआ। इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चारों इफेक्ट्स ऑर्गेनिक का ऑलमोस्ट हर एक रिएक्शन में कोई ना कोई आ ही जाता है। तो उस समय केवल वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा कि यह अल्कीन ज्यादा स्टेबल है इसके तुलना में हाइपर कंजुगेशन के चलते। आपको समझना होगा कि यह वर्ड जो हाइपर कंजुगेशन बोला गया इसका क्या मतलब है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक देखो, समझो, कंसेप्ट पढ़ाओ, और उससे भी ज़्यादा बेहतर होगा कि जो वेबसाइट के नोट्स हमने दे करके रखा है उसमें डिटेल से बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन किए गए हैं। उसको आप लोग लिखो, बार बार प्रैक्टिस करो ताकि समझने में जो है आगे आसानी हो और चैप्टर पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद।